चलो बच्चे, हम बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 11, 12 एंड 13। देखो न्यूमेरिकल नंबर 11 में क्या कहता है। न्यूमेरिकल नंबर 11 में ये कहता है, तुम लोगों को कंसेप्ट सिखाया था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो तुम लोगों को याद होगा, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को परपेंडिकुलर एंट्री दो, क्या होता था, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को परपेंडिकुलर एंट्री दो तो वो चार्ज सर्कुलर पाथ पे चलने लगता था। गॉट इट। अब क्यों चलता था वो सर्कुलर पाथ पे? क्योंकि देखो ना यार, क्योंकि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री दोगे ना तो एक फोर्स लगने लगेगा, लॉरेंज फोर्स, जो उसके मोशन का परपेंडिकुलर अपोज करेगा। इसका मतलब अगर वो चार्ज जा रहा है इस डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा नीचे। इसका मतलब उसके वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर। अगर तुम्हारे वेलोसिटी वेक्टर के कुछ परपेंडिकुलर लगता है तो हमेशा तुम सर्कुलर पाथ गेन करोगे। तो देखो क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को तुम मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री दो, एक इलेक्ट्रॉन को तुम मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री दो तो वो सर्कुलर पाथ गेन करेगा। तुम भी जानते हो, वो भी जानते हैं, क्वेश्चन वाले भी। तो पूछ रहे हो सर्कुलर पाथ की रेडियस बताओ, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस बताओ। देखो क्या क्या दिया उन्होंने। मैग्नेटिक फील्ड दे दी 6.5 गॉस, मैग्नेटिक फील्ड दे दी 6.5 गॉस, और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। तो 6.5 गॉस का मतलब 6.5 10⁻⁴ टेस्ला। वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इतनी वेलोसिटी से 4.8 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से आ रहा था। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। हम जानते हैं दो फोर्स लगेंगे उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल लगना ही है, और एक लॉरेंज फोर्स लगेगा क्योंकि वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज है। जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर करे तो लॉरेंज फोर्स लगता है, और लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता था QVV sin थीटा। यहाँ परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है तो sin 90, sin 91 तो QV sin 90। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, लॉरेंज फोर्स QVV sin 90 1 हो गया, v से v गया, r निकाल लो, r इक्वल टू mv/qv। सारी वैल्यूज तुमको दे रखी हैं, m पता, v पता, q पता, b पता, तो क्या आया, r इक्वल टू आया 4.2 सेंटीमीटर। खत्म। 12 क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन का एक पार्ट कह रहा है, जब तुमने रेडियस निकाली तो फ्रीक्वेंसी बताओ, उस इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी बताओ, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बताओ। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला QB/2πm होता है। 5 फार्मूले तुम लोगों को सिखाए थे, R निकालना सिखाया था, V निकालना सिखाया था, और फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना सिखाई थी, फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया था, टाइम पीरियड निकालना सिखाया था, और एक साइक्लोट्रॉन वाला जो पार्ट आया था उसमें मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना भी सिखाया था, 1/2 Q² B² R²/m। सही है, उसमें R कैपिटल R हो गया था। तो QB/2πm, तो Q पता ही है, B तुमको दे रखा है 2π, कितना 9.1, सॉल्व कर दिया, इतना आ गया 18.2 10⁻⁶ या 18.2 मेगाहर्ट्ज या हर्ट्ज। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड थे 11 और 12। एक में रेडियस निकालनी थी और एक में फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। फिर मैं कह रहा हूँ, देखो ये फार्मूले कहाँ से, क्वेश्चन कैसे हो रहा है, क्या फार्मूले से हो रहे हैं। अगर फार्मूले याद हैं तो देखो 12-13 क्वेश्चन हो गए, अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। सोच के देखो ना यार, इस फ्रीक्वेंसी को कैसे निकाल पाओगे तुम। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t लाओगे, चलो दिमाग में, चलो हम टाइम पीरियड से निकाल लेंगे। अरे यार टाइम पीरियड का भी तो फार्मूला याद होना चाहिए ना, टाइम पीरियड कहाँ से निकाल के लाओगे, कुछ पता होगा तभी तो लाओगे। तो न्यू इक्वल टू QB/2πm सॉल्व हो गया। फार्मूले रटो, फार्मूले रटो, फार्मूले रटो, कितनी बार कहें बच्चों, फार्मूले रट लो इस जन्म में, है नहीं दोबारा जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा वाली बात हो जाएगी JMDL समझो भाई। तो 11 12 13 देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। 13 क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास एक सर्कुलर लूप है। 13 क्वेश्चन, 11 12 खत्म। 13 क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है 13 क्वेश्चन में। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 30 हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 30 हैं। इस लूप की रेडियस है, रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इस लूप में करंट चल रही है, कितनी चल रही है, 6 एम्पीयर चल रही है। इस लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 1 टेस्ला। नंबर ऑफ टर्न्स 30, रेडियस 8, करंट 6, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। कितने एंगल पे रखा गया, इसके 60 डिग्री पर रखा गया, एरिया वेक्टर से 60 डिग्री पर रखा गया। तो कहते हैं टॉर्क बताओ, क्या बताओ, टॉर्क। कुछ नहीं करना है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB sin थीटा। sin थीटा कितना, sin 60। मैग्नेटिक फील्ड कितनी, 1 टेस्ला। एरिया कितना, πr²। रेडियस दे रखी तो एरिया नहीं निकाल लोगे यार सर्किल का, तो एरिया कितना, πr²। करंट कितनी, 6 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स कितना, 30। सब लगा दिया, सॉल्व कर दिया। सॉल्व कितना आया, 3.133 न्यूटन मीटर। 3 पॉइंट है ये,
3.133 न्यूटन मीटर। यह तो आ गया टॉर्क। अब देखो क्या कहता है, लूप को हटा दो, मान लो इसका कुछ एरिया था, उतने ही एरिया का तुमने इस डिजाइन का कोई लूप रख दिया है, ऐसा एरिया सेम रहा, जो सर्किल का एरिया था उसी उतना ही एरिया इस टेढ़े मेढ़े चीज़ का है। तो बताओ इसके ऊपर टॉर्क के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या? टॉर्क के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या? टॉर्क के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या? एरिया का सर्किल का एरिया और इस वाले डिजाइन का एरिया सेम है, तो क्या टॉर्क बदलेगा क्या? एंगल सब कुछ सेम है, क्या टॉर्क बदलेगा क्या? कहोगे ना, क्योंकि टॉर्क एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। देखो, द टॉर्क ऑन ए प्लेनर लूप इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, याद रखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट। जो टॉर्क होता है वो प्लेनर लूप का क्या होता है? शेप से इंडिपेंडेंट होता है। डिजाइन कुछ भी हो बहन जी, डिजाइन कुछ भी हो, यानी टॉर्क ऑन अ प्लेनर लूप इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, शेप से मतलब नहीं है, प्रोवाइडेड एरिया इज द सेम, अगर एरिया सेम है तो शेप से मतलब नहीं है, सो टॉर्क विल रिमेन्स अनचेंज्ड ऑल्सो। तो टॉर्क इसका और उसका पहले वाले का कैसा रहेगा? बराबर रहेगा, फर्क नहीं पड़ता कि कैसा टॉर्क चेंज होगा, टॉर्क हमेशा सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन में FC = FL तुम समझ गए, इसमें फ्रीक्वेंसी निकाल ली, इसमें टॉर्क निकाला, लेकिन एरिया पे डिपेंड नहीं करता था। बाद में तुम कुछ भी डिजाइन दे दो, अगर एरिया सेम है तो फर्क नहीं पड़ता, टॉर्क हमेशा सेम रहेगा मेरे बच्चों, सेम रहेगा। इसको आप नोट कीजिए।